नमस्कार, मैं डॉक्टर आर पी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे एक ऐसे प्रैक्टिकल के बारे में बात करूंगा जो निश्चित रूप से आप यदि बीएचयू में पढ़ते हैं या बीएचयू के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं और यदि आपने यूजी और पीजी में साइकोलॉजी लिया है तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल कराए जाते होंगे। अगर मैं बीए थर्ड ईयर की बात करूं या बीएससी थर्ड ईयर की बात करूं, यानी यूजी थर्ड ईयर और पीजी फाइनल ईयर में मुख्य रूप से एक प्रैक्टिकल कराया जाता है जिसे हम एसडी एम्प्लॉय इन्वेंट्री या जॉब सेटिस्फैक्शन के रूप में जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इसी जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी यह प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बीएचयू के अलावा भी दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, दूसरे महाविद्यालय में पढ़ते हैं और यदि आपने साइकोलॉजी लिया होगा तो निश्चित रूप से आपको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत जॉब सेटिस्फैक्शन का जो प्रैक्टिकल है वो ज़रूर कराया जाता होगा। तो यह प्रैक्टिकल बीएचयू से संबंधित सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस और दूसरे यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में साइकोलॉजी के यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो रेड वाला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस रेड वाले में हो सकता है आपको बहुत क्लियर न दिख रहा हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल का नाम लिखा गया जिसे एसडी एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री कहते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिकल शुरू करिएगा आप ये नाम लिखिएगा। मैं आपको कई बार पिछले वीडियो में जो प्रैक्टिकल का वीडियो मैंने बनाया है उसमें बताया था कि जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं आपको दो चीज़ें होती है, आप टेस्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेस्ट और एक्सपेरिमेंट दोनों ही आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में होता है। चूँकि आप जॉब सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं या सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री आप यूज़ कर रहे हैं, यानी मोटे तौर पर आप जॉब सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, तो यह एक टेस्ट है और टेस्ट में आप एम लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंट में शुरुआत ही प्रॉब्लम से होती है। तो चूँकि यह टेस्ट है इसलिए आप शुरुआत करेंगे एम से, यानी इस प्रैक्टिकल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो यहाँ पर उद्देश्य लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, टू एसेस द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ बाई यूजिंग एसडी एम्प्लॉय इन्वेंट्री डेवलप्ड बाई डीएम पेस्टोंजी। ये आपका उद्देश्य होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और अपनी फाइल हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रोफेसर डीएम पेस्टोंजी द्वारा विकसित एसडी एम्प्लॉय इन्वेंट्री या अनुसूची का उपयोग करते हुए कर्मचारी के कार्य संतुष्टि का मापन करना। आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये उद्देश्य हो गया। और अगर हम आगे बात करें तो फिर ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एसडी एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री का स्केल है जिसका पहला पेज है और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है प्रोफेसर डीएम पेस्टोंजी ने इसको विकसित किया है और यह कुछ नियमावली है इस स्केल से संबंधित जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको आपको ध्यान देना है। निश्चित रूप से जब यह प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट से या लैब से यह प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चनेयर है, जो स्केल है, वो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका मैनुअल भी आपको मिलेगा। आप स्केल लेंगे तो आपको, या इन्वेंट्री आप लेंगे तो इन्वेंट्री में यह चीज़ें पहले पेज पर ही लिखा है, फ्रंट पेज पर ही लिखा है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मेन इस टेस्ट की जो शुरुआत है, इन्वेंट्री की शुरुआत है, यह पहला जस्ट जहाँ से शुरुआत है, यानी
आइटम नंबर 1 से लेकर के आइटम नंबर 26 तक पेज संख्या 2 पर दिया हुआ है। आप इसको स्क्रीन में भी देख सकते हैं और जब इन्वेंट्री आप डिपार्टमेंट से लेंगे तो भी आप उसमें इसको साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो दूसरे पेज पर, पहले पेज पर मैंने जैसा कि बताया कि ये बेसिक्स चीज़ें लिखी हुई हैं। इन्वेंट्री के दूसरे पेज पर आइटम नंबर 1 से लेकर के 26 नंबर तक के प्रश्न लिखे हुए हैं और वहीं पर अगले पेज में यानी पेज नंबर 3 पर इस इन्वेंट्री में 27 से लेकर के 53 तक के आइटम्स लिखे हुए हैं और लास्ट पेज पर यानी पेज नंबर 4 पर आइटम नंबर 54 से लेकर के लास्ट आइटम यानी 80 तक के जो प्रश्न हैं, जो आइटम्स हैं, वह आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आप जब इसको इशू कराएंगे या लेंगे तो आप वहाँ पर निश्चित रूप से इसको देख सकते हैं। यानी इन सारे चीज़ों से आपको पता चला कि इस इन्वेंट्री में जो आप एसडी एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री के रूप में जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करने जा रहे हैं, एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन की बात करने जा रहे हैं, इसमें टोटल जो आइटम्स है वो 80 है, जो 3 पेजेस में लिखा हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया। यह जो आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, यह मैनुअल का, आप सभी जानते हैं कि जब भी आप कोई टेस्ट यूज़ करते हैं तो उस टेस्ट से संबंधित क्वेश्चनेयर या इन्वेंट्री या स्केल के साथ साथ उसका मैनुअल भी होता है, जिसमें टेस्ट से संबंधित सभी तरह की नियमावली यानी रूल्स जो होता है, जो नाम्स होता है, वह लिखा रहता है, जिसके अनुसार आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। यह मैनुअल है और मैनुअल का फ्रंट पेज है, जिस पे आप साफ साफ, मैं थोड़ी आपके सुविधा के लिए अगर मैं इसको जूम करूं तो देख सकते हैं कि एसडी एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री लिखा हुआ है। प्रोफेसर DM पेस्टोंजी द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैनुअल का फ्रंट पेज है, पहला पेज है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये मैनुअल का फ्रंट पेज के बाद जस्ट जो पेज खुलेगा वो ये है। इस पर साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री लिखा हुआ है और प्रोफेसर DM पेस्टोंजी द्वारा यह विकसित किया गया स्केल, इसलिए इनका नाम लिखा हुआ है। जो आपको मैंने शुरू में बताया कि आप टेस्ट का नाम एसडी एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री लिखिएगा और एसडी का मतलब होता है, एस मतलब सेटिस्फैक्शन और डी मतलब डिससेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री इसका नाम है। मैं आपको यह पेज मैनुअल का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना है, जैसा कि थोड़ा मैं इसको और जूम कर रहा हूँ कि आप इसको देख पाएँ। इस स्केल में, इस इन्वेंट्री में 4 इसके यानी सेटिस्फैक्शन के 4 डायमेंशन हैं। जैसे लिखा है ना, द 4 एरियाज ऑफ दिस इन्वेंट्री, तो चाहे आप एरिया कहिए, चाहे आप डायमेंशन कहिए, यानी जब भी हम किसी एम्प्लॉई के सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, यह सेटिस्फैक्शन बहुत सारे फैक्टर्स के आधार पर एम्प्लॉई महसूस कर सकता है, लेकिन इस इन्वेंट्री में बहुत सारे कारकों के बारे में बात नहीं करनी है। आपको सिर्फ 4 एरिया में 4 डायमेंशन पर फोकस हो करके ही एम्प्लॉई के सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को जानना है, का पता लगाना है। जैसे पहला जो डायमेंशन है, एरिया है, वह जॉब है। अब जॉब से क्या मतलब है? जॉब से एसडी यानी सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन कैसे जुड़ा होता है? क्योंकि जो जॉब है यह निश्चित रूप से बहुत अलग अलग जो एम्प्लॉई हैं, यानी सभी जो एम्प्लॉई हैं वह अलग अलग तरह के जॉब करते हैं। कोई बैंक में काम करता है, तो कोई टीचिंग फील्ड में काम करता है, एज ए टीचर काम करता है, कोई मेडिकल फील्ड में एज ए डॉक्टर काम करता है, कोई इंजीनियर के रूप में काम करता है। तो जो व्यक्ति जिस तरह का काम करता है वह उससे, उस एम्प्लॉई से संबंधित उसका वो काम है, उसका जॉब है, उसका पेशा है, उसका वर्क है, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो हर जॉब में, जिस भी जॉब को कोई एम्प्लॉई करता है, चाहे एक बैंक कर्मी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, टीचर के रूप में,
उस जॉब से वह कितना सेटिस्फाइड है और डिससेटिस्फाइड है, इसका पता करना। यानी एक एम्प्लॉई के लिए उसके जॉब से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसका पता आप लगा सकते हैं। और दूसरा है मैनेजमेंट। कई बार एम्प्लॉई का सेटिस्फेक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं, या आप टीचर हैं, या आप रेलवे में हैं, या आप जो है इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, या मेडिकल फील्ड में हैं, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, आप जिस भी सेंटर पर काम करते हैं, वहाँ एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंतर्गत रह करके, जिसका पालन करते हुए ही आपको अपना जॉब करना होता है, काम करना होता है। तो मैनेजमेंट से संबंधित बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बनाए गए रहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण अगर आप टाइम का ले लीजिए, कितने बजे आना है, इतने बजे जाना है। आपका टारगेट भी तय किया जाता है कि आपको आज इतने घंटे में ये काम करके देना है। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। ठीक है। ये जो मैनेजमेंट है, जो तमाम तरह के चीज़ों के बारे में निर्णय लेता है, उस मैनेजमेंट के अंतर्गत रह करके जो आप अपना काम करते हैं, उस दौरान आप कितना सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, कितना आप संतुष्ट होते हैं, इसका मापन भी यह स्केल देता है। इस स्केल के माध्यम से, इन्वेंटरी के माध्यम से हम कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण एरिया है या डायमेंशन है, वह पर्सनल एडजस्टमेंट का है। अब पर्सनल एडजस्टमेंट का सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन से कनेक्शन क्या है? देखिए, पर्सनल एडजस्टमेंट का मतलब यह है, कभी कभी जो जॉब हम करते हैं वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और जो भी जॉब हम करते हैं वहाँ का जो मैनेजमेंट है वह भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ की जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो सब हमारे लिए एप्रोप्रिएट होता है, सब ठीक होता है, या ज़्यादातर लोगों के लिए ठीक होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे जॉब के मिलने के बावजूद भी, अच्छे मैनेजमेंट के होने के बावजूद भी, कहीं न कहीं कुछ पर्सनल ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उस विशेष परिस्थिति में भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाते हैं। और जस्ट इसका आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि कभी कभी जो काम है वह खराब मिलने के बावजूद भी हम बनना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गए। मैनेजमेंट के ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो एम्प्लॉई के लिए बहुत ज़्यादा वेलफेयरिंग नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, और इसके बावजूद भी हम ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो यह किस पर निर्भर करता है? यह किसी भी एम्प्लॉई के पर्सनल एडजस्टमेंट की एबिलिटी पर निर्भर करता है। ठीक है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी बेसिक एजुकेशन में टीचर का जॉब करते हैं। हो सकता है कि वो वहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से नौकरी न पाए हों, इसका उन्हें दुख हो। ठीक है। लेकिन उसके साथ भी उनमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होना या कम होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी भी एम्प्लॉई का, कर्मचारी का पर्सनल एडजस्टमेंट जॉब और मैनेजमेंट के साथ कितना है। तो इससे संबंधित भी चीज़ों का मापन इस इन्वेंटरी में किया जाएगा। और चौथा जो महत्वपूर्ण डायमेंशन है, सोशल रिलेशंस। यहाँ पर सोशल रिलेशंस का मतलब ये नहीं है कि आपका सामाजिक संबंध क्या है। सोशल रिलेशंस का मतलब एक एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से देखना है कि कोई भी एम्प्लॉई जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जिस भी ऑफिस में काम करता है, जिस भी संस्था में काम करता है, वहाँ काम करने वाले जो और भी कलीग्स हैं, जो सहयोगी हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनके साथ आपका संबंध कैसा है। आपका संबंध जितना ही अच्छा होगा, यानी अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के और सारे स्टाफ्स के साथ आपका जो रिलेशन है वह जितना ही पॉजिटिव एंड हेल्दी होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप सेटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे।
कभी कभी जॉब हमारे इच्छानुसार सही मिलने के बावजूद भी, मैनेजमेंट के बहुत बेहतर होने के बावजूद भी, पर्सनल लेवल पर समस्याएं न होने के बावजूद भी हमारा सोशल रिलेशंस खराब होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है। यानी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस इन्वेंट्री में जो 4 महत्वपूर्ण डायमेंशंस दिए गए हैं, सिर्फ इन्हीं डायमेंशंस के आधार पर, इन्हीं 4 एरिया के आधार पर किसी भी फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी के सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का मापन इस इन्वेंट्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और भी अगर कोई कारक होंगे जो एम्प्लॉई के सेटिस्फैक्शन को निर्धारित करते होंगे, तो उनका मापन इस इन्वेंट्री के माध्यम से नहीं किया जा सकता। यानी हम जॉब सेटिस्फैक्शन यानी एम्प्लॉई के सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन का जो आधार हमारे पास होगा वह यह मात्र 4 एरिया और डायमेंशन होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी पर आधारित हम लोग आगे बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि जब आप प्रैक्टिकल लिखते हैं, इसके जस्ट बाद आप सबसे पहले प्रैक्टिकल में इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, और जैसे ही आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको कई सारी चीज़ें होंगी जो निश्चित रूप से क्लियर करना होगा। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा और विस्तृत लिखना होगा। आप यूजी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप ऑनर्स पूरा करने वाले हैं तो भी आपको थोड़ा इसको डेप्थ में जा कर के समझाना होगा। जैसे नेचर एंड कॉन्सेप्ट, आपको सेटिस्फैक्शन क्या होता है इसके बारे में बताना होगा। इसका डेफिनेशंस जो कई सारे विषय विशेषज्ञों ने, विद्वानों ने दी है, आप उसके बारे में ज़रूर थोड़ा बताएंगे। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन ह्यूमन लाइफ, किसी भी ह्यूमन लाइफ का मतलब एम्प्लॉयज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी कर्मचारी के जीवन में, किसी भी एम्प्लॉई में जॉब सेटिस्फैक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या किसी भी फील्ड में एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए बैंक एम्प्लॉई काम करने के दौरान क्या हमें अपने कार्य से संतुष्ट होना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, उसको आप लिख सकते हैं। एंड कनेक्शंस बिटवीन जॉब एंड सेटिस्फैक्शन, क्या जॉब के साथ सेटिस्फैक्शन हमेशा जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्या हम जिस भी तरह का जॉब करते हैं उसके साथ सेटिस्फैक्शन का होना ज़रूरी है, अगर है तो क्यों। आप इसके बारे में ज़रूर सोच के लिखें। साथ ही साथ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स, क्या हर एम्प्लॉई की जो पर्सनालिटी है वह अलग होती है, क्योंकि उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व में समाहित कई अलग अलग तरह के ट्रेट्स, शील गुणों का, अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत सपोर्टिव है, कोई बहुत हेल्पिंग बिहेवियर का है, कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत शर्मिला है, कोई बहुत एक्टिव है, कोई बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स किसी में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या हैं, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो मिलकर के हमारी पर्सनालिटी बनाती हैं। तो इन तमाम तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स का और तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स का जो संबंध है वह किसी भी कर्मचारी के कार्य संतुष्टि को, जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे प्रभावित करता है, इस मुद्दे पर भी आप ज़रूर सोचिएगा। आप यहाँ पर ज़रूर उसको लिख सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जब आपका वाइवा होता है तो भी आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड जेंडर डिफरेंसेस की भी बात आप ज़रूर करिएगा। बहुत सारे ऐसे जेंडर डिफरेंस से जॉब सेटिस्फैक्शन पर जेंडर डिफरेंस से रिलेटेड स्टडीज़ उपलब्ध हैं, जिनको आप पढ़िएगा। बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि मेल में जॉब सेटिस्फैक्शन फीमेल की तुलना में ज़्यादा होता है। कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो जस्ट इसके अगेंस्ट बात करती हैं कि फीमेल में जॉब सेटिस्फैक्शन मेल से ज़्यादा होता है। तो आपको काम करने की ज़रूरत है, ढूंढने की, पढ़ने की, गहराई से समझने की ज़रूरत है। आप इसका जिक्र भी आप ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ आज के समय में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब सेटिस्फैक्शन या किसी भी कर्मचारी में अपने कार्य के प्रति जो संतुष्टि है, जो सेटिस्फैक्शन है, उस पर काम करना, उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी निश्चित रूप से आपको बात करने की ज़रूरत है। आप इसको ज़रूर लिखिएगा।
मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। अगला इंट्रोडक्शन में आप आगे लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन को निर्धारित करने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं। इन कारकों में से आप चाहें तो इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल रिलेटेड फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन में व्यक्ति से संबंधित या एम्प्लॉय से संबंधित या कर्मचारी से संबंधित ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन को निर्धारित करती हैं, जिनके आधार पर जॉब सेटिस्फैक्शन निर्धारित होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस एम्प्लॉई का एजुकेशन हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकती हैं, उसका एज हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, उसका हेल्थ हो सकता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, उसका मैरिटल स्टेटस हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो डायरेक्ट इंडिविजुअल से संबंधित होती हैं, उस एम्प्लॉई की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इससे भी प्रभावित होता है। और दूसरा आप ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड या जॉब रिलेटेड फैक्टर्स लिख सकते हैं, जिनका प्रभाव भी कर्मचारियों के सेटिस्फैक्शन यानी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पर पड़ता है, उसको प्रभावित करती हैं। जैसे कि ऑक्यूपेशन का जो लेवल क्या है, नेचर ऑफ टास्क क्या है, टाइमिंग क्या है, वर्क आवर क्या है, जॉब कंटेंट क्या है, वर्क डिज़ाइन क्या है, मशीन अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, पॉलिसी बेनिफिशियल पॉलिसीज़ कितनी हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, रिवार्ड मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, जो एटीट्यूड ऑफ बॉस भी हो सकता है। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो जॉब से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कंपोनेंट्स या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एम्प्लॉई के जॉब सेटिस्फैक्शन को निर्धारित करते हैं। मैंने एक दो लिखा है, आप इसी तरीके से इसको और भी बढ़ा सकते हैं। आगे इंट्रोडक्शन में ही अगला चीज़ आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैंने इसके पीछे आपको क्या बताया, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, दूसरा हमने जॉब से रिलेटेड चीज़ों को बताया, और आप उसके आगे मैनेजमेंट रिलेटेड कंपोनेंट्स मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स की भी बात कर सकते हैं जो एम्प्लॉई के जॉब सेटिस्फैक्शन को निर्धारित करती हैं या प्रभावित करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से वर्किंग कंडीशन कैसा है, सुपरविजन कैसा है, रिवार्ड मैनेजमेंट की व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन की जो संभावना है हर एम्प्लॉई के लिए वो कितना है, वर्क ग्रुप कैसा है, ठीक है। ये तमाम इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड जो किसी भी कर्मचारी के एम्प्लॉई के सेटिस्फैक्शन को जॉब सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करते हैं, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। अगला अगर मैं बात करूं तो इफ़ेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन के अंतर्गत भी आप कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं। और इफ़ेक्ट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है कि अगर किसी एम्प्लॉई में जॉब सेटिस्फैक्शन हाई होता है, कोई भी कर्मचारी या एम्प्लॉई अपने जॉब से अगर हाईली सेटिस्फाइड है, पूर्ण रूप से सहमत है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है, तो इसका प्रभाव किन किन रूपों से देखा जा सकता है, इसका प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ता है। तो इसका प्रभाव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज़ पर पड़ता है। यानी अगर कोई कर्मचारी अपने जॉब से पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव उसके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है, हमेशा बेहतर होती है, अच्छा होती है। एब्सेंटिज्म की जो टेंडेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वह बहुत कम होता है। और एम्प्लॉइज़ जो टर्नओवर की जो टेंडेंसी देखी जाती है, जो जो घटना होती है, यह इसकी संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा कम होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जॉब से हाईली सेटिस्फाइड हो तो वो काम पर न जाए, एब्सेंट रहे, ऐसा नहीं होता है।
और टर्नओवर जो इंटेंसिटी भी होती है ये भी कम होता है, क्योंकि छोड़ करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में सेम सैलरी, सेम मैनेजमेंट, सेम चीज़ों में वह जाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं, तो आप उन चीज़ों का भी जिक्र, उन कारकों का भी जिक्र निश्चित रूप से कर सकते हैं। एंड एक अगली चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जिसको निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन, क्या ऐसे कोई उपाय हैं जिनका हम उपयोग करके किसी भी एम्प्लॉई के सेटिस्फैक्शन को, जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? और अगर बढ़ा सकते हैं तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर एम्प्लॉइज़ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और मैनेजमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जॉब रीडिज़ाइनिंग, कभी कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का जो पैटर्न है वो बहुत पुराना होता है, तो उसमें रीडिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से रीडिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। काम को नए तरीके से करने की, सोचने की, अंजाम देने की ज़रूरत है, तब आप मार्केट में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉम्पिटिट कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा में आप आगे निकल पाएंगे। तो ये चीज़ें रीडिज़ाइनिंग करना है, इसको इम्प्रूव करके हम जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ही इम्प्रूव करेगा, उसमें काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉई होंगे वो भी निश्चित रूप से इसका लाभ पाएंगे और उस कंडीशन में उनका जॉब सेटिस्फैक्शन हाई होगा। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, इसको इम्प्रूव करके हम जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बना करके भी हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉई के भी जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को भी पॉजिटिवली हम कंस्ट्रक्ट करके, बल्कि रिकंस्ट्रक्ट करके भी हम ऑर्गेनाइजेशंस की स्थिति को सुधार सकते हैं, जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉई का अपने आप बढ़ जाएगा। मैं कुछ कारकों की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पर ध्यान दे करके हम किसी भी एम्प्लॉई और साथ में ऑर्गेनाइजेशंस के जो जॉब सेटिस्फैक्शन का जो परसेंटेज है, जो संभावना है, उसको बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम कुछ आगे बात करें तो थ्योरीज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी कई अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, विकसित किया गया है। अगर आप जॉब सेटिस्फैक्शन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इन सिद्धांतों की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, जिसमें मैस्लो ने नीड हायरार्की मॉडल या थ्योरी बताया था। इसका भी उपयोग हम जॉब सेटिस्फैक्शन को समझने के लिए व्यापक तरीके से कर सकते हैं। यह सभी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। हर्ज़बर्ग की थ्योरी है, जिन्होंने जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए 2 महत्वपूर्ण कारकों की बात की है, आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं। एंड ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, जो जॉब सेटिस्फैक्शन को समझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का भी जिक्र निश्चित रूप से आप यहाँ पर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यह प्रैक्टिकल यदि आप चाहें तो सिंगल किसी एम्प्लॉई पर भी कर सकते हैं। चूँकि आप यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने लेवल के हिसाब से सिंगल पर न करके आप अगर एक पूल डेटा के हिसाब से काम करें तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप जॉब सेटिस्फैक्शन पर, एम्प्लॉई जॉब सेटिस्फैक्शन पर जेंडर डिफरेंस जानना चाहते हैं, यानी आप जानना चाहते हैं कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है या एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन है वह जेंडर के आधार पर क्या अलग अलग है, क्या एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन पर या जॉब सेटिस्फैक्शन पर जेंडर का कोई प्रभाव पड़ता है। इस हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। निश्चित रूप से आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे होंगे, यूजी थर्ड ईयर फाइनल ईयर में या पीजी फाइनल ईयर में, तो आपके क्लास में ज़रूर कम से कम 30 के आसपास संख्या होगी। अगर मान लीजिए 20 भी हैं आप, तो 20 में से आप 10-10 का ग्रुप बना लीजिए।
10 का पहला ग्रुप बना लीजिए, 10 बच्चों का दूसरा ग्रुप बना लीजिए। 10 का जो पहला ग्रुप है वो मेल पे करेगा और दूसरा जो 10 लोगों का ग्रुप है वो फीमेल पर डेटा कलेक्ट करेगा। तो पहले वाले में जो 10 लोग हैं उसमें 10 मेल से करना है, तो सारे लोग अगर एक एक मेल से डेटा भरवा लें, मेल का मतलब मेल एम्प्लॉय से डेटा भरवा लें, तो मेल वाला ग्रुप जो 10 लोग हैं वह 10 अलग अलग मेल से डेटा भरवा लिए। वहीं दूसरा ग्रुप में जो 10 लोग हैं वह 10 फीमेल से डेटा भरवा लें। लेकिन यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि डेटा सेम होना चाहिए, यानी आपको यह निर्धारित पहले से करना होगा कि आप किस सेक्टर के एम्प्लॉई के ऊपर यह प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप बेसिक एजुकेशन में काम करने वाले टीचर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो जो बेसिक एजुकेशन है यानी क्लास 1 से लेकर के 5 या क्लास 1 से लेकर के 8, ठीक है, आपने मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हम क्लास 1 से लेकर के 5 तक यानी प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं, प्राइमरी पाठशाला जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं उनके ऊपर आपको काम करना है। तो यहाँ पर जो पहला ग्रुप है वो प्राइमरी स्कूल के, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के 10 लोग 10 अलग टीचर से जाकर के डेटा भरवा लेंगे। वहीं पर जो दूसरा ग्रुप है जिसमें 10 लड़कियां हैं, यह प्राइमरी स्कूल के ही 10 महिला टीचर से डेटा भरवा लेंगे। उसके बाद पूरे मेल का डेटा एक साथ कंपाइल कर लीजिए, पूरे फीमेल का डेटा एक साथ कंपाइल कर लीजिए, पूल कर लीजिए, और आपके पास अब 10 मेल का डेटा हो गया, 10 फीमेल का डेटा हो गया। सभी लोगों ने एक एक ही किया है, लेकिन पूल करके आपके पास 10 मेल प्लस 10 फीमेल हो गया। दोनों को पूल करने के बाद आप दोनों में टी टेस्ट लगा करके जेंडर डिफरेंस देख सकते हैं। आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। चूंकि आप यूजी फाइनल ईयर, पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ी सी इतना तो मेहनत करना ही चाहिए। और यहाँ पर अगर वेरिएबल तो हाइपोथेसिस आप लिख सकते हैं, मेल एम्प्लॉयज़ हैव हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू फीमेल एम्प्लॉयज़। ठीक है, मेल में फीमेल की तुलना में जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो अधिक है, और ये कुछ स्टडीज़ के बैकग्राउंड के आधार पर लिखा है। तो आप इस आधार पर हाइपोथेसिस मान के चल सकते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल आईबी और डीबी के आधार पर जो आईबी हो गया वो जेंडर है, क्योंकि आपने 2 अलग अलग जेंडर को लिया है, और डीबी हो जाएगा जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी जेंडर का आप प्रभाव देख रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको भी ज़रूर आप इसी तरीके से करिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं निश्चित रूप से आपको यहाँ बताऊँगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करने के बाद जब भी आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तो आपसे इस टेस्ट के बारे में निश्चित रूप से पूछा जाता है वाइवा में, जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं इस इन्वेंट्री के बारे में, जिसको एसडी एम्प्लॉयज़ इन्वेंट्री कहा जाता है, जो प्रोफेसर डीएम पेस्टोनजी सर ने विकसित किया है, इस टेस्ट के बारे में बताऊं तो पहली ही चीज़ कि किसके द्वारा विकसित किया गया है, आप इसकी जानकारी रखिएगा। तो प्रोफेसर डीएम पेस्टोनजी द्वारा इन्वेंट्री डेवलप किया गया है। इसका पूरा नाम, जैसे एसडी एम्प्लॉय जैसे ही आप नाम लेंगे पूरा नाम जरूर पूछा जाएगा, फुल नेम। तो इसका मतलब यह है, एस मतलब सेटिस्फैक्शन, डी मतलब डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज इन्वेंट्री इसका पूरा नाम है। और इस पूरे इन्वेंट्री में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 80 हैं, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और यह 2 पॉइंट रेटिंग स्केल है, यानी हर आइटम, हर प्रश्न के आगे 2 संभावित उत्तर दिए गए हैं, एस एंड नो, यानी एम्प्लॉई को यस पर या तो टिक करना है या तो नो पर करना है। ठीक है, दोनों पर नहीं करना है, जो उसके लिए उचित हो उस पर टिक करना है। तो यस एंड नो 2 पॉइंट रेटिंग स्केल है। और नेचर ऑफ आइटम्स की बात करें तो इसमें पूरे 80 आइटम्स में से कुछ पॉजिटिव आइटम्स हैं, कुछ नेगेटिव आइटम्स हैं। पॉजिटिव आइटम्स को यहाँ पर ट्रू कीड आइटम्स के नाम से लिखा गया है, जबकि नेगेटिव आइटम्स को फॉल्स कीड आइटम्स के नाम से लिखा गया है। स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव आइटम्स की स्कोरिंग आपको 1 एंड 0 करना है। 1 एंड 0 का मतलब क्या, अगर कोई पॉजिटिव आइटम है और उस पर अगर किसी एम्प्लॉई ने यस पर टिक किया तो उसको 1 देंगे, नो पर किया है तो 0 देंगे। लेकिन अगर नेगेटिव आइटम है तो नेगेटिव पर यस पर 0 देंगे और नो पर 1 देंगे। ठीक, तो पॉजिटिव आइटम की स्कोरिंग 1 एंड 0, नेगेटिव आइटम की स्कोरिंग 0 एंड 1 करना है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइटम्स की जानकारी हम कैसे करेंगे कि 80 में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसकी बात मैं आगे करूंगा, क्योंकि मैनुअल में साफ साफ बताया गया है कि 80 आइटम्स में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है और
किस डायमेंशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम स्कोर रेंज की बात करें तो 0 to 80 स्कोर रेंज होगा, यानी इस पूरे डायमेंशंस पर मिनिमम स्कोर 0 होगा और मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, 80 होगा, 80 होगा। यह होना असंभव है कि किसी का 0 आ जाए या किसी का 80 आ जाए, लेकिन मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि सब पे अगर वो 0 पाया तो मिनिमम 0 हो जाएगा, सब पे 111 पा गया तो 80 हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो रेंज की बात आप 0 to 80 करेंगे। अगर मैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करूं, जानकारियों की बात करूं, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इस पे अगर हाई स्कोर आता है तो यह निश्चित रूप से हाई सेटिस्फैक्शन लेवल को इंडिकेट करता है, जबकि स्केल पर कम स्कोर का आना लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या जॉब सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है। यानी हाई स्कोर हाई जॉब सेटिस्फैक्शन और लो स्कोर लो जॉब सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। और टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, इसमें कितने एरिया का उपयोग किया गया है, कितने डायमेंशंस हैं, 4, जिसकी बात हमने शुरू में विस्तार से आपको समझाया, जिसका नाम जॉब, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है पर्सनल एडजस्टमेंट और चौथा है सोशल रिलेशंस। तो 4 इसमें एरिया या डायमेंशंस हैं। यह भी वाइवा में आपसे पूछा जाता है और इसका मतलब भी पूछा जाता है। इस हिसाब से अगर डायमेंशन वाइज अगर हम आइटम्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 80 हैं, डायमेंशंस कितने हैं, 4 हैं, और सभी 4 डायमेंशंस में इक्वल आइटम्स रखे गए हैं। यानी अगर 80 को 80 को 4 बराबर बराबर भागों में आप बांटें तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 80 इज डिवाइडेड बाई 4 तो 20 आ जाएगा। यानी 4 डायमेंशंस है और चारों डायमेंशंस में बराबर बराबर यानी 20 आइटम्स हैं। और यदि हम आइटम वाइज स्कोर रेंज की बात करें तो 20 आइटम्स का स्कोर रेंज क्या होगा, मिनिमम 0 हो जाएगा और मैक्सिमम 20 हो जाएगा। 20 में वह 1 पा गया तो 20 हो गया। यानी डायमेंशन वाइज वह कम से कम 0 स्कोर पा सकता है और अधिक से अधिक 20 पा सकता है, 20, और स्केल वाइज वो कम से कम 0 पा सकता है और अधिक से अधिक 80 पा सकता है, 80 पा सकता है। ठीक है, और अगली अगर हम बात करें तो सेटिस्फैक्शन लेवल को, इस इन्वेंट्री में सेटिस्फैक्शन लेवल को 3 लेवल पर विभाजित किया गया है, जिसमें हाईली सेटिस्फाइड, दूसरा है मॉडरेटली सेटिस्फाइड और तीसरा है डिससेटिस्फाइड। ये 3 इंटरप्रिटेशंस के लेवल हैं, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आप हर इंडिविजुअल का आप इस 3 कैटेगरी के आधार पर सेटिस्फैक्शन लेवल को तय कर सकते हैं। और यदि आप पूल डेटा कर रहे हैं तो आप जेंडर डिफरेंस देख रहे हैं तो जेंडर डिफरेंस के आधार पर आप इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर सिग्निफिकेंट आता है तो भी और सिग्निफिकेंट नहीं आता है तो भी, यानी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो भी आप इसका इंटरप्रिटेशन उस हिसाब से करेंगे, और यदि रिजेक्ट होती है तो भी आप इसका इंटरप्रिटेशन उसी के हिसाब से करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं जल्दी से अब प्रैक्टिकल से संबंधित अगले स्टेप की बात करूं, अभी तक मैं सारा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा था और साथ ही साथ जो भी स्केल से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी उसके बारे में बात कर रहा था। इंट्रोडक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का डिटेल लिखेंगे और साथ ही साथ आप एक पर्सनल डेटा शीट भी आपको मिलेगा अपने डिपार्टमेंट से। आप चाहें तो हर एम्प्लॉय से पर्सनल डेटा शीट भी ले सकते हैं। जो हर एम्प्लॉय का डिटेल है वह डिटेल आप वहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो शीट कैसा होगा ये मैं अभी आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगा। इसके बाद जो है मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं यह सब आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इतने चीज़ों का आप इस्तेमाल किए हैं। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। मेथडोलॉजी में आपको बिल्कुल, चूँकि यूजी और पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने इसके पहले यूजी लेवल पर या यूजी के अन्य पिछले सेमेस्टर्स में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो मेथडोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आप मेरे प्रैक्टिकल से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं, शुरू में मैंने बहुत विस्तार से बताया, आप वहाँ से सुन सकते हैं। इसके बाद ये पर्सनल डेटा शीट है जिसके बारे में सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन में बात कर रहा था। पर्सनल डेटा शीट है जिसमें हर एम्प्लॉई से संबंधित ये डिटेल्स हैं। आप इसी शीट पर एम्प्लॉई से संबंधित इन्फॉर्मेशन को आप भर सकते हैं।
लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब जब आप क्वांटिटेटिव जब डेटा की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव डेटा में जितने भी तरह के आप टेबल्स, रिकॉर्डिंग शीट या ग्राफ पेपर सारी चीज़ें जो बनाते हैं वो आप क्वांटिटेटिव डेटा में एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और लिखते हैं कि इससे संबंधित सारी चीज़ों को अटैच किया गया है। तो क्वांटिटेटिव जो रिजल्ट है जहाँ लिखते हैं आप फाइल में, वहीं पर आप इसको अटैच करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा और छोटा कर दूँ ताकि पूरा आप देख पाएँ। यहाँ पर टेबल नंबर 1 है और टेबल नंबर 1 में आप जो नाम होगा वह स्कोरिंग की है। स्कोरिंग की में आप देख पा रहे हैं, थोड़ा अब मैं इसको जूम करूंगा क्योंकि अब देखिए स्कोरिंग की में आपको 3 कॉलम बनाने हैं और पहले वाले में लिखा है एरिया ऑफ एसडी एम्प्लॉय इन्वेंट्री। 4 एरिया है, चारों एरिया का नाम लिखा गया है। दूसरे वाले में ट्रू कीड आइटम्स लिखा है और तीसरे वाले कॉलम में फॉल्स कीड आइटम्स लिखा है। यानी ट्रू कीड आइटम्स का मतलब हो गया पॉजिटिव आइटम्स और फॉल्स कीड आइटम्स का मतलब हो गया नेगेटिव आइटम। तो पहले टाइम थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं अब जैसे मान लीजिए पहला जो एरिया है वह जॉब है, तो जॉब वाले में ट्रू कीड आइटम्स में ये कितने हैं? 13 आइटम्स हैं। पहले वाले डायमेंशन में एरिया में कुल 20 आइटम्स हैं और इन 20 आइटम्स में से 13 पॉजिटिव हैं और 7 क्या हैं? नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव आइटम्स हैं। इसी तरीके से जो दूसरा है, जो मैनेजमेंट वाला है, उसमें पॉजिटिव आइटम्स कौन है वो लिखा गया है, नेगेटिव आइटम्स कौन है वो लिखा गया है। तीसरा जो पर्सनल मैनेजमेंट में पॉजिटिव आइटम्स कितने हैं? पॉजिटिव आइटम मात्र 2 हैं जबकि नेगेटिव आइटम्स 18 हैं। वहीं पर सोशल अगर रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव आइटम्स मात्र 2 2 4 2 6 पॉजिटिव आइटम्स हैं जबकि 14 जो है 14 जो हैं वो नेगेटिव आइटम्स हैं। तो इस टेबल में आप इस टेबल के माध्यम से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइटम्स की जानकारी आप देंगे। ठीक है, स्कोरिंग की में आप इस तरीके से, और मैंने बताया कि पॉजिटिव आइटम्स हैं तो 1 एंड 0 और नेगेटिव आइटम है तो 0 एंड 1 स्कोरिंग आप करेंगे। तो टेबल नंबर 1 की बात हमने कर दी। अब आइए अगर हम टेबल नंबर 2 की बात करें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं ताकि आप देख पाएँ। अगर आप देखिए टेबल नंबर 2 में, तो टेबल नंबर 2 में आंसर शीट है। ठीक है, आंसर शीट में आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आपको बनाना है और पहले वाले में एरिया लिखना है, डायमेंशन लिखना है। एरिया वाले में सब 4 डायमेंशंस हो जाएंगे, जो 4 डायमेंशंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरा वाला जो कॉलम है इसमें पॉजिटिव आइटम्स यानी ट्रू कीड आइटम हो जाएगा। अगले वाले में फॉल्स कीड आइटम हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद टोटल हो जाएगा, उसके बाद परसेंटेज हो जाएगा और उसके बाद इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, मैं एक डायमेंशन का समझा दूं, बाकी डायमेंशंस का आप समझ जाएंगे। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत सारे प्रैक्टिकल कर चुके हैं, आप यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको हिंट ही काफ़ी है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन अगर पहले डायमेंशन की बात करें तो देखिए जॉब सेटिस्फैक्शन में ट्रू कीड आइटम्स देखिए लिखा है ट्रू कीड। मैं एक ही को समझा रहा हूँ, इसे थोड़ा जूम में करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन में ट्रू कीड आइटम्स में ये कितना है? 2 2 4 2 6 नेगेटिव आइटम्स हैं, यानी 14 जो हैं 14 आइटम्स क्या हैं? पॉजिटिव आइटम्स हैं। उन सभी पॉजिटिव आइटम्स का सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यानी पहला, 7वां, 13वां, 18वां, ये सब क्या हैं? ट्रू कीड आइटम्स हैं, पॉजिटिव आइटम्स हैं। ठीक है, और 6 जो आइटम्स हैं 11वां, 81वां, 31, 47, 51, 73, 74, ये जो 6 आइटम्स हैं ये सब नेगेटिव आइटम्स हैं। ठीक है, तो टोटल 14 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव मिला करके कितना हो गया? 20 यानी 20, इसलिए टोटल में लिखा है 20। अब जस्ट उसके नीचे समझिएगा कि ये जो 14 आइटम्स हैं, 14 आइटम्स पॉजिटिव हैं, इन पर कितना स्कोर मिला है। तो जैसे पहले वाले आइटम पर +1 मिला है, यानी +1 -1 +1 यानी पॉजिटिव आइटम है तो यहाँ पर 1 1 ऐसे जितना है वो स्कोरिंग आपने कर दिया।
और फॉल्स किड आइटम यानी नेगेटिव पर जितना स्कोर मिला है उसको आपने यहाँ लिख दिया। तो पहले डायमेंशन यानी जॉब पर टोटल 20 आइटम्स हो गए और 20 आइटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव स्कोरिंग करने के बाद आपने जोड़ा तो 15 मार्क्स मिला है। तो 20 जो लिखा हुआ है 20 आइटम्स हैं और 15 जो लिखा है इस पहले डायमेंशन पर स्कोर है। तो मैक्सिमम 20 स्कोर में से कितना पाया? 15। मैंने जिस एम्प्लॉई के ऊपर किया, अगर मैं उसके एग्जाम्पल के आधार पे बात करूं तो पहले डायमेंशन में 20 में से 15 पाया, यानी 75% स्कोर उसको पहले डायमेंशन पर मिला। और 75% यानी 20 में से 15 पाना 75% स्कोर होगा। यह एम्प्लॉई के यानी जिस पर मैंने किया उसके ऊपर ये लागू होता है कि जॉब के लेवल पर हाईली सेटिस्फाइड है। यानी मेरा एम्प्लॉई जिसके ऊपर मैंने काम किया वह एम्प्लॉई अपने जॉब को लेकर के 75% सेटिस्फाइड है या हाईली सेटिस्फाइड है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है। इसी तरीके से डायमेंशन नंबर 2 है, इस पर 20 में से 18 मिला है, यानी 90% वह सेटिस्फाइड है, जिसको हाईली सेटिस्फाइड कैटेगरी में रखा जाएगा। तीसरे डायमेंशन पर उसने 20 में से 16 पाया है, यानी 80% स्कोर है, तो यहाँ भी हाईली सेटिस्फाइड है पर्सनल एडजस्टमेंट एरिया के आधार पर। एंड चौथे में सोशल रिलेशंस के आधार पर कुल 20 में से 15 एंड 75% सेटिस्फेक्शन लेवल पाया गया, यानी हाईली सेटिस्फाइड है। तो आप इस तरीके से इस टेबल को यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसको आंसर शीट बोलते हैं। अब आइए टेबल नंबर अगर हम 3 की बात करें तो टेबल नंबर 3 में नार्म टेबल है और इस नार्म टेबल में टोटल स्कोर ऑफ द इन्वेंट्री यानी पूरे इन्वेंट्री की ओवरऑल इन्वेंट्री के आधार पर नार्म टेबल के बारे में बात की गई है। जो पहला आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आप इसको समझ पाएँ। पहला देख रहे हैं जो नार्म टेबल है, यह पूरे स्केल के आधार पर विकसित किया गया है। यानी पूरे स्केल के आधार पर अगर हम बात करें तो हाईली सेटिस्फाइड तभी कहा जाएगा जब 44 या उससे ज़्यादा स्कोर हो। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 80। तो अगर 80 में से कोई एम्प्लाई 44 स्कोर पाता है या उससे ज़्यादा पाता है तो पूरे स्केल पर यानी चारों डायमेंशंस के आधार पर उसमें हाईली सेटिस्फाइड लेवल पाया जाएगा अपने जॉब से। ठीक है। और यदि 38 से 43 के बीच है तो मॉडरेटली सेटिस्फाइड यानी औसत सेटिस्फैक्शन उसमें पाया जाएगा। और यदि 37 या उससे कम है तो डिससेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फाइड लेवल एम्प्लाई में पता चलेगा। उसी तरह से अगर हम डायमेंशन वाइज भी अगर हम नार्म टेबल की बात करें, स्कोर की बात करें, तो जॉब जो पहला है, जॉब के लिए हाईली सेटिस्फाइड होने के लिए 12 या उससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। मॉडरेटली सेटिस्फाइड के लिए 9 से लेकर के 9 to 11 स्कोर होना चाहिए और डिससेटिस्फाइड होने के लिए 8 या उससे नीचे स्कोर होना चाहिए। इसी तरीके से मैनेजमेंट जो डायमेंशन है इसके लिए अगर देखा जाए, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए देखा जाए तो हाईली सेटिस्फाइड के लिए 11 या उससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। मॉडरेटली सेटिस्फाइड के लिए 5 to 10 स्कोर होना चाहिए और डिससेटिस्फाइड के लिए 4 या तो उससे नीचे स्कोर होना चाहिए। एंड लास्ट जो पर्सनल एडजस्टमेंट है तीसरा वाला, इस पर अगर देखा जाए तो हाईली सेटिस्फाइड होने के लिए 11 या इससे ऊपर स्कोर होना चाहिए। मॉडरेटली सेटिस्फाइड होने के लिए 9 to 10 होना चाहिए एंड डिससेटिस्फाइड होने के लिए 8 एंड उससे नीचे स्कोर होना चाहिए। और लास्ट जो है सोशल रिलेशंस, इस पर हाईली सेटिस्फाइड होने के लिए 12 या इससे ऊपर, मॉडरेटली सेटिस्फाइड के लिए 9 to 11 एंड डिससेटिस्फाइड कंडीशंस के लिए 8 या उससे नीचे स्कोर होना चाहिए। तो ये नार्म टेबल है जिसके आधार पर मैंने विस्तृत तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अब एक और टेबल की बात अगर मैं करूँ तो ये समरी टेबल है और समरी टेबल अगर पूल डेटा अगर आप करके कर रहे हैं तो चूंकि डेटा एक है इसलिए सारे लोगों का रिजल्ट भी एक ही होगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पर कर रहे हैं, एक एक एम्प्लॉय पे कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट सारे लोगों का रिजल्ट अलग अलग भी हो सकता है। बहुत कम ऐसी स्थिति होगी कि दो लोगों का रिजल्ट सेम आ जाए, स्कोर भी सेम आ जाए, ऐसा नहीं होता है।
तो उस कंडीशन में समरी टेबल बनाएंगे और समरी टेबल में आप एरिया यानी 4 डायमेंशंस का नाम लिखेंगे, स्कोर लिखेंगे, किस डायमेंशन पर कितना स्कोर है। जैसे मान लीजिए मेरे वाले में जॉब पर 15 था, मैनेजमेंट पर 18 था, पर्सनल एडजस्टमेंट पर 16 था, सोशल रिलेशंस पर 15 था। ठीक है, तो इस तरीके से चारों डायमेंशंस पर मिला करके 64 आया। और इसका इंटरप्रिटेशन है डायमेंशन वाइज इंटरप्रिटेशन, जो हाईली सेटिस्फाइड सभी पर आया है। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट आएगा, इस तरीके से आप टेबल नंबर 4 में समरी टेबल बना करके आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक डायमेंशन जो टेबल है ये आप यहाँ पर बना सकते हैं। मीन स्कोर्स डायमेंशन वाइज भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर 4 डायमेंशंस का नाम लिखा हुआ है और मेल का जो मीन स्कोर है और फीमेल का जो मीन स्कोर है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 मेल आ गए तो 10 मेल के स्कोर को जोड़ करके 10 से डिवीज़न कर दीजिए, भाग दे दीजिए। वैसे ही 10 फीमेल्स का स्कोर कर लीजिए, ऐड कर लीजिए सारे स्कोर को और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो मीन स्कोर आ जाएगा। तो मीन स्कोर के आधार पर आप मेल और फीमेल में जॉब सेटिस्फैक्शन के लेवल को भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ज़्यादा स्कोर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल को इंडिकेट करता है। तो जॉब में जो मेल का मीन स्कोर आया वो 15.5 है, जबकि फीमेल में 14.7 है, यानी मात्र बहुत कम का, लगभग 1 के आसपास 1.02 का मामला है, अंतर है। तो इस हिसाब से चूंकि 15.5 14.7 से ज़्यादा है, इसलिए बहुत कम ही सही, लेकिन जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो मेल में ज़्यादा दिख रहा है। उसी तरीके से जॉब के लेवल पर, मैनेजमेंट के लेवल पर भी ज़्यादा है। ठीक है, पर्सनल एडजस्टमेंट के लेवल पर भी पर्सनल एडजस्टमेंट के लेवल पर कम है, क्योंकि ये 13 है, यहाँ पे 14 है। तो पर्सनल एडजस्टमेंट के लेवल पर जो फीमेल्स हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, उनका जो एडजस्टमेंट है वो ज़्यादा होता है। और सोशल रिलेशंस में बहुत समानता है, 13.4 और 13.3, तो लगभग बराबर का मामला है। जबकि टोटल ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मेल का जॉब सेटिस्फैक्शन फीमेल की तुलना में ज़्यादा होता है, जो मीन स्कोर से भी पता चल रहा है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं और टेबल का नाम होगा टेबल नंबर 6, टेबल शोइंग मीन स्कोर डायमेंशन वाइज। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इसके बाद बात आती है ग्राफ की। तो ग्राफ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। ग्राफ में सबसे पहले जो इस ग्राफ में ऊपर की तरफ नहीं लिखा गया है, ऊपर की तरफ आप ग्राफ जो भी बना रहे हैं उसका नाम आप ज़रूर लिखिएगा। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसडी एम्प्लॉई इन्वेंट्री आप ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पर जैसे कार्नर में स्केलिंग किया गया है, 10 स्मॉल यूनिट्स इक्वल टू 1 डायमेंशन, या 10 ऑन एक्स एक्सिस, 10 स्मॉल यूनिट्स इक्वल टू 5 स्कोर ऑन वाई एक्सिस। जैसा भी आप स्केलिंग करते हैं वो राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ कार्नर में आप ज़रूर लिखिएगा। और नीचे एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशंस ऑफ एसडी एम्प्लॉय इन्वेंट्री या जॉब सेटिस्फैक्शन, और ऊपर की तरफ पर यानी वाई एक्सिस पर आप स्कोर ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप, चूँकि बहुत सारा ग्राफ आपने बनाया होगा, तो इस हिसाब से आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन। डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपके प्रैक्टिकल का। तो डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन में आप ज़रूर रूप से यह बताएंगे कि इस टोटल इन्वेंटरी पर, पूरे इन्वेंटरी पर, पूरे सभी चारों डायमेंशंस पर आपका स्कोर कितना मिला, और उस टोटल स्कोर के आधार पर इंटरप्रिटेशन क्या आता है। क्या हाईली सेटिस्फाइड आप पाते हैं, या मॉडरेट लेवल का सेटिस्फेक्शन आप पाते हैं, या डिससेटिस्फेक्शन पाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसको लिखेंगे कि इतना स्कोर मिला, और इस स्कोर के आधार पर नॉर्म टेबल में दिए गए नाम्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे एम्प्लॉई में, जिस एम्प्लॉई के ऊपर हमने काम किया, उसमें सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई है, मॉडरेट है, या लो है, या डिससेटिस्फाइड है, ये आप लिखेंगे।
साथ ही साथ आपको डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि चारों डायमेंशंस में से कुछ ऐसे अनयूजुअल रिपोर्ट आपको मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जैसे किसी किसी डायमेंशन पर एकदम ज़्यादा स्कोर मिला, जैसे मेरे वाले में एक डायमेंशन में 90% स्कोर था, ठीक है। हमको लग रहा है कि दूसरा वाला डायमेंशन था तो ज़्यादा है, यानी 90% अगर सेटिस्फेक्शन है तो निश्चित रूप से कोई न कोई कारण होगा। तो जो कुछ विशेष परिणाम रिजल्ट आपको मिलता है किसी डायमेंशन पर, उसको लेकर के आप डिस्कस ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉई में किसी चीज़ पर 90 to 100% सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है तो कुछ न कुछ तो बात होगी। आप उन कारकों को ज़रूर एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, और जिस पर बहुत लो स्कोर आया है उन कारकों को, उन डायमेंशंस पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप उससे रिलेटेड फैक्टर्स पर बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक सजेशन आपकी तरफ से दिया जा सकता है पर्टिकुलर एम्प्लॉई को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोगों को, कि इन कारकों पर अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से एम्प्लॉई के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इन कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से एम्प्लॉई का सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो सकता है। और इससे रिलेटेड कोई सपोर्टिव स्टडी भी आपको मिलती है तो निश्चित रूप से आप उसको नाम के साथ, ईयर के साथ भी आप कोड करेंगे। तो ये लिखने का तरीका है जहाँ पर डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन आप लिखते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूर आपको लिखना चाहिए, जैसे ये इम्प्रेशन एंड सजेशंस भी आप डिस्कशन के जस्ट समाप्त होने के बाद आप लिख सकते हैं कि आपने इम्प्रेशन क्या पाया। यानी अगर आप इंडिविजुअल पर किसी पर कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉई के जॉब सेटिस्फेक्शन के आधार पर इम्प्रेशन आपने क्या पाया, क्या उसके लिए आप कहना चाहते हैं, यानी क्या किस तरह का परिणाम आपने पाया उसको बताना। और साथ ही साथ अगर कोई विशेष चीज़ें आपने पाई उसके जॉब सेटिस्फेक्शन से लेकर के, तो आप पर्टिकुलर उस एम्प्लॉई को उसके जॉब सेटिस्फेक्शन से लेकर के क्या सजेशंस देना चाहते हैं, जिससे वह अपने सेटिस्फेक्शन को या तो बढ़ा सके या तो उसमें हाईली सेटिस्फाइड है तो उसको मेंटेन रख सके, बरकरार रख सके। तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल का सार यही है, निष्कर्ष यही है कि आप पर्टिकुलर उस एम्प्लॉई के लिए क्या प्रदान करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, क्या सहायता करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में आप रेफरेंसेस लिखते हैं, तो रेफरेंसेस में जैसे मैंने एक लिखा हुआ है उसमें से चीज़ें लिया हुआ है, तो इसी तरीके से आप जितने भी चीज़ों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीज़ों को आपको रेफरेंस में लिखना है। आप सभी ने इतना अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।